अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नए लेक्चर के साथ सलमान मंसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुलासा निगारी यानी खुलासा लिखना। खुलासा नाज़रीन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मानी है छांटा हुआ। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जो है जब किसी मज़मून का हमें किसी मज़मून का खुलासा लिखना पड़ता है तो उस मज़मून के ख़ास वाक़ियात और ख़ास मनाज़िर की तरफ हमें रुजू करना पड़ता है, हमें तवज्जो देनी पड़ती है। ठीक है जी, तो आइए इसको सीखते हैं कि किसी सबक का खुलासा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले खुलासा निगारी जो होती है, किसी सबक का खुलासा लिखते हैं तो तीसरा हिस्सा उस सबक का आप लिखते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं 1/3 पार्ट। फ़र्ज़ की मिसाल है, एक सबक अगर 3 सफ़ात का है तो उसका खुलासा आप 1 सफ़ा लिखें तो काफ़ी होगा। 1/3 पार्ट सबक का तीसरा हिस्सा। इसके अलावा ये मानी मैंने लिखा है खुलासा का, चुना हुआ छांटा हुआ। जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, खुलासा निगारी लिखने के आसान तरीके व इशारात। ये खुलासा निगारी आसान तरीके से खुलासा लिखने के चंद तरीके हैं। अगर इनमें से 1-2 पर भी हम अमल करें तो खुलासा किसी भी सबक का लिखना हमारे लिए निहायत ही आसान होगा। इनमें से पहला नुक्ता है लेक्चर को गौर से सुनना। आप क्लास में बैठे हों, उस्ताद आपको लेक्चर दे रहा है और आप दूर किसी वादियों में खोए हुए हैं, आपकी तवज्जो बटी हुई है, तो आप लेक्चर नहीं सुन रहे गौर से, तो बैड इम्पैक्ट है। क्योंकि उसी लेक्चर में ख़ास वाक़ियात की तरफ भी जो है निशानदेही कराई जाती है। वही ख़ास वाक़ियात हमारे लिए खुलासा लिखने में अहम साबित होते हैं, क्योंकि अक्सर जो ख़ास नुकात होते हैं वो हमें एक तारीख़ी वाक़ये या किसी तारीख़ी ऐसे वाक़ये की तरफ हमें तवज्जो दिलाते हैं जिसमें हमारी दिलचस्पी होती है। तो सबसे पहला जो है लेक्चर को गौर से सुनना है। ठीक है ना, जब आप लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो किसी भी सबक का खुलासा लिखना हमारे लिए आसान होगा। दूसरा पॉइंट है सबक के तमाम पैराग्राफ की ख़ास वाक़ियात। यानी आप किसी सबक का खुलासा सीखना चाहें तो उसी पैराग्राफ में से हर पैराग्राफ में से अगर हो सके मुनासिब हो तो हर पैराग्राफ में से एक वाक़या आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी एक वाक़ये पर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, इक़्तिबास लिख सकते हैं, चंद सतूर तो लिख सकते हैं। तो हर पैराग्राफ के 4-5 वाक़ियात अगर आपको याद हों तो आपको खुलासा लिखने में मदद देगी। ये एक दूसरा तरीका है खुलासे को आसानी से लिखने का। तीसरा है हमारे पास सबक के कम से कम 3-4 सवालात का याद होना। अब आप कहेंगे सर वो तो मुख्तसर सवाल जवाब के सेक्शन में होता है, खुलासे से उसका क्या ताल्लुक़ है? तो अगर आपको मश्क़ी सवालात याद होंगे कम से कम 3-4 तो इसका क्या फ़ायदा है खुलासा लिखने में? हाँ, इसका एक फ़ायदा उन तलबा के लिए है जिनके अक्सर उर्दू में मार्क्स कम आते हैं या जो बहुत ही वीक है उर्दू में। अगर ऐसा सवाल आ जाए, वो फंस जाए, कोई और सवाल ऑप्शन में नहीं है, तो वो ये तीसरा तरीका उन स्टूडेंट के लिए है कि अगर 3-4 सवालात के जो आंसर्स हैं वो भी खुलासे में लिख लें तो जो वीक स्टूडेंट है उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है सबक के मुसन्निफ और अदबी हवाल का इल्म। किसी भी सबक को, किसी भी मज़मून को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको उसके मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी का इल्म होना चाहिए कि जो मज़मून निगार था वो उसकी तबीयत में मज़ाह का उन्सर था या उसकी तबीयत में संजीदगी पाई जाती थी, मतानत पाई जाती थी या शगुफ्तगी पाई जाती थी, तो उससे भी हमें मदद मिल सकती है, जिस तरह आगे हम इसको समझेंगे। पांचवा जो आखिरी नुक्ता है
वो ये है खुलासा लिखते वक्त अहम वाक़ियात को हाईलाइट करना। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर आप किसी सबक का खुलासा लिखते हैं तो जो जो ख़ास वाक़ियात आते हैं, फ़र्ज़ किया किसी सबक में 1857 की जंग आज़ादी का ज़िक्र आ गया, तो आपने 1857 की जंग आज़ादी को मार्कर से लिखना है। बाकी खुलासा तो आपने इंक ही से लिखना है, लेकिन उस 1857 के वाक़ियात या 1857 की जंग आज़ादी की जो हेडिंग है, सॉरी, वो एक ख़ास नुक्ता अगर खुलासे में आ जाए तो उसको आप मार्कर से लिखेंगे। इसके बाद ये है खुलासा निगारी। तो खुलासे असल में हमारे स्टूडेंट का कंसेप्ट ये बना होता है कि वो रट्टा लगा रहे होते हैं। तो याद रखिए, रट्टा ज़्यादा से ज़्यादा आपका हफ्ता तक आपको याद हो सकता है। इसके बाद वो रट्टा आपसे भूल जाएगा। मैं जब स्टूडेंट को समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ उर्दू मैंने आपको मैथमेटिकल तरीके से पढ़ानी है। अब आपके जहन में हो सकता है सवाल आ जाए किस तरह। मैं उनको कहता हूँ जिस तरह, चलो आज एक सबक का खुलासा भी सीख लेते हैं। फर्ज़ किया मैंने लिखा है 11वीं जमात के असबाक में से एक सबक हम लेते हैं। सबक का उन्वान है अपनी मदद आप। मुसन्निफ है सर सैयद अहमद ख़ान। पैदाइश है 1817 ईस्वी। वफ़ात है 1898 ईस्वी। अब बच्चों को मैं इस तरह समझाता हूँ कि ख़ास वाक़ियात अगर आपको याद हैं तो किसी भी मुसन्निफ़ की हालात ज़िंदगी में से जो उसकी वफ़ात की डेट है और उसकी पैदाइश की डेट है उसके साथ मुख्तस कर सकते हैं। अब मैं बच्चों को ये इस तरह समझाता हूँ कि ये जो 1817 सर सैयद की पैदाइश है, ये आप डिजिट्स तो पढ़ते होंगे। मैं उन्हें कहता हूँ, वो कहते हैं बिल्कुल सर। हिंद से पढ़ते होंगे, वो कहते हैं बिल्कुल सर। तो मैं उन्हें कहता हूँ 1718 पढ़ा है, वो कहते हैं बिल्कुल सर। फिर मैं उन्हें कहता हूँ इसको उल्टा कर लें 1817, तो लड़के भी खुश हो जाते हैं। और मैंने ये आजमूदा, ये मेरा आजमूदा है, मैंने आजमाया हुआ है। डेट्स के सिलसिले में लड़के जो है फिर कभी नहीं फंसते। ख़ासकर मेरे स्टूडेंट जब इसको सीख लेते हैं और बार बार मैं उनसे पूछता हूँ तो यही टेक्स्ट होते हैं जो उनको फिर याद होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ 1718 है, आप इसको उल्टा पढ़ लें, तो कहते हैं 1817। मैं कहता हूँ सर सैयद अहमद ख़ान 1817 को पैदा हुए। इस तरह 1898 मैं कहता हूँ उन्हें कि ये जो है 1900 से 2 साल पहले, यानी 1900 शुरू हो रहा था कि इससे 2 साल पहले वफ़ात आ गए। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है स्टूडेंट को बताएंगे तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे, आपके लेक्चर को गौर से भी सुनेंगे और जो है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब खुलासा लिखने के लिए आपको मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी का पता होना ज़रूरी है। खुलासे में मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी, मुसन्निफ़ की शख्सियत, अदबी शख्सियत उसकी क्या थी, अदब में उसका मकाम क्या था, अगर वो नसर निगार है तो आला पाया के नसर निगारों में उनका शुमार होता है या दरमियाने दर्जे के नसर निगारों में शुमार होता है, नसर में क्या वो अफसाना निगार थे या नावल निगार, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको किसी सबक का खुलासा लिखने में सुदमंद साबित होती हैं। अब अदबी हैसियत पढ़ लेते हैं। बतौर मज़मून निगार आपकी जो अदबी हैसियत थी वो तो कई लिहाज से मशहूर है, लेकिन आप मज़मून निगारी की वजह से बहुत शोहरत रखते हैं, बहुत मशहूर हैं। और इसके साथ साथ आप मशहूर जो थे बतौर मुस्लिह, यानी आपने आवाम की इस्लाह की। जब जंग आज़ादी हम हार गए, 1857 की जंग आज़ादी जो कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान हुई थी, तो आप बड़े दिल बर्दाश्ता हुए। मुसलमान भी मायूस थे और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने से वो बहुत पीछे थे। तो आपने मुसलमानों को उबारने का बेड़ा उठाया कि वो अपने कदम जमाएं। तो इस तरह आपने इस्लाही तहरीक भी शुरू की, इसके साथ साथ आपने अलीगढ़ तहरीक भी शुरू की। कॉलेज तो इसलिए इसको कहते हैं कि चूँकि पहले आपने तहरीक शुरू की अलीगढ़,
और फिर जब वहाँ पर वो कॉलेज कायम किया गया तो उसी इलाके की निस्बत की वजह से इसका नाम अलीगढ़ कॉलेज हो गया, क्योंकि इलाके का नाम जो अलीगढ़ था। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपने तहरीक शुरू की, इस्लाही तहरीक, ये जो थी आपने शुरू की थी, ये दरअसल मुसलमानों को बेदार करने के लिए, मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ आरास्ता करने के लिए, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जिन जिन उसूलों पर और ऐसे उसूल जिसकी वजह से हम पूरे तरह इस्लाम पर अमल पैरा नहीं होते, तो इस तहरीक का मकसद मुसलमानों को इस्लाम पर कारबंद रखना भी था। इस तरह जदीद आसान उर्दू नसर का बानी, बोर्ड के पर्चों में MCQs आता है कि जदीद उर्दू नसर का बानी किसे कहते हैं, तो इसका जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान, क्योंकि इससे जो पहले नसर थी उसमें मुश्किल अल्फाज और मुरकबात, ठीक है ना, मुकफ़ा नसर, इस तरह की बहुत पेचीदा पेचीदा चीज़ें होती थी। जबकि जब आप आए और आपने मुसलमानों की इस्लाह का बेड़ा उठाया, तो आपने अदब बराए अदब की बजाय अदब बराए मकसद को तरजीह दी। अलीगढ़ तहरीक का बानी, इस्लाही तहरीक, आपने इस्लाही तहरीक जो जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दो कौमी नज़रिए का बानी, ये जो सवाल है ये उर्दू में भी आ सकता है और मुतालिया में भी आ सकता है, तो सर सैयद को दो कौमी नज़रिए का बानी भी कहा जाता है। अच्छा जी, तो